डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत है। और ये क्लास 12 मैथमेटिक्स का सीरीज नंबर 5 है। अभी तक हम लोगों ने सीरीज नंबर 4 तक पढ़ा है यार, और 4 तक हम लोगों ने आब्यू को अच्छे से क्लियर किया है, ठीक है। और आप लोग अच्छी तरीके से जान रहे हो ये सीरीज कैसी सीरीज चल रही है। ये सीरीज उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक कोई भी पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है, या जिन्होंने पढ़ाई करी भी है तो थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं लगातार, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया है यार, क्योंकि अगर वो लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैथ में 100 में 100 नंबर अचीव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए ये सबसे बेस्ट है। अगर जो बहुत पढ़ने वाले हैं, अगर वो नहीं भी पढ़ते हैं लेकिन पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो सीख जाएंगे यार। लेकिन जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े उनके लिए बिल्कुल रामबाण है, क्योंकि उनको 1 घंटे की वीडियो में ही सारी एक चैप्टर्स उनको अच्छे से कवर हो जा रहे हैं, मतलब वो सारे क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 4 सीरीज के 4 वीडियो पढ़े हैं। तो अगर आपने 4 वीडियो को नहीं देखा है तो ये सारे वीडियो यार आपको देखना बहुत ही मस्त है। और इधर जितने भी सीरीज चल बनेंगे मैथ के, बेस केमिस्ट्री के, सारे वीडियो आपको देखना बहुत ही मस्त है, अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हो तो, ठीक है। तो अगर आपने हमारे उन 4 वीडियो को देखा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने उन 4 वीडियो को नहीं देखा है तो सिंपली हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। वहां पर क्लास 12 मैथमेटिक्स नहीं, क्या सीरीज क्लास 12 मैथमेटिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे उसके चारों वीडियो क्रम से अवेलेबल है, तो आप वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये भी वीडियो आपको वहीं पर मिल जाएगा, और सीरीज के आने वाले सारे वीडियो आपको उसी प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, ठीक है। और यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है, चाहो तो वहां भी जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। तो आज चलते हैं सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग जो साड़िक है उसको अच्छी तरीके से कवर करेंगे। देखो साड़िक क्या है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम लोग ये थोड़ी बहुत समझेंगे कि साड़िक क्या होता है, ठीक है, साड़िक क्या होता है। फिर समझेंगे कि साड़िक में कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत, कैसे कैसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन को आप कैसे कैसे लगाओगे। बस यही तो पढ़ना है यार। पढ़ने के बाद जो साड़िक है वो खत्म हो जाएगा। और मेरे हिसाब से आज 1 घंटे के इस वीडियो में पूरे साड़िक को अच्छी तरीके से कवर करा देंगे। तो आज चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो यार, सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि साड़िक क्या होता है। डिटरमिनेंट्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में। और साड़िक को लिखने के लिए जैसे हम लोग एक मोड वाला मोड होता है ना, देखो इसको क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यार मोड जैसा ही ये एक ऐसे एक क्या बोलते हैं, एक पंक्ति बनी होती है दोनों तरफ, ऐसे एक साड़ी बनी होती है, उसी साड़ी के भीतर अवयव को लिखा गया होता है। मतलब साड़िक का सिंपल सा मतलब आब्यू से समझ जाओ यार। लेकिन आब्यू में क्या होता है, आब्यू में हम बड़े से ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें बड़े से ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 2 ऐसे लाइन का इस्तेमाल करते हैं। इट मींस मोड जैसा ये एक चिन्ह है, इसी का हम इस्तेमाल करते हैं, पर मोड छोटा होता है, ये क्या होता है, बड़ा होता है। पर एक्चुअली में इसका ये मतलब नहीं कि ये मोड है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये 2 लाइनें हैं, इनके बीच में जो साड़िक होता है उसको लिखा गया होता है। जैसे आब्यू में बहुत सारे अवयव लिखे गए होते हैं, वैसे सेम यार जो साड़िक होता है ना, इस साड़िक में भी बहुत सारे अवयव लिखे गए होते हैं। 2 3 4 3 2 1 1 2 3, ठीक है। ये होता है साड़िक। अब मैं आपको बताऊं यार, अभी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ गया है आब्यू। आब्यू में क्या होता था कि आब्यू का क्रम क्या होता था, 1 गुणे 2 का भी हो सकता था, 2 गुणे 1 का भी हो सकता था, 2 गुणे 2 का भी हो सकता था। मतलब आब्यू का क्रम कुछ भी हो सकता था। मतलब ये जरूरी नहीं था कि आब्यू का जो क्रम है वो सेम हो, यानी आब्यू का क्रम 2 गुणे 2 हो, 3 गुणे 3 हो, 4 गुणे 4 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं था। हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। लेकिन साड़िक में ऐसा नहीं होता है। साड़िक में जो उनका क्रम होता है वो फिक्स होता है। क्रम या तो 1 गुणे 1 होगा, वैसे 1 गुणे 1 होता नहीं है, या तो 2 गुणे 2 होगा, या तो 3 गुणे 3 होगा, या तो 4 गुणे 4 होगा, या तो 5 गुणे 5 होगा। मतलब जो भी होगा वो सेम होगा, ठीक है। लेकिन वैसे हमको जो साड़िक पढ़ना है वो 2 गुणे 2 क्रम वाले साड़ी को पढ़ना है, और 3 गुणे 3 क्रम वाले साड़ी को पढ़ना है, ठीक है। लेकिन जिन बंधुओं ने आब्यू को नहीं पढ़ा है उनको ये तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये 2 गुणे 2 क्या है, 3 गुणे 3 क्रम क्या है। यार पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पड़ी हुई लाइन है ना, इसको बोलते हैं पंक्ति। ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, और ये तीसरी पंक्ति है। पंक्ति को बोलते हैं इंग्लिश में रो, इसको लिखते हैं R से। पर ये पहली पंक्ति है तो ये R1, ये दूसरी पंक्ति है R2, ये तीसरी पंक्ति है, ये हो गया R3। ये जो खड़ी लाइन है इसको कॉलम बोलते हैं। ये सारे कॉलम है, कॉलम को C से लिखते हैं, पर ये कॉलम फर्स्ट है तो C1, ये भी कॉलम है, कॉलम सेकंड है तो C2, ये भी कॉलम है, कॉलम थर्ड है तो इसको बोलते हैं C3, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इस साड़िक की बात करें तो इस साड़िक में पंक्ति कितने हैं, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति।
तो पंक्ति 3 है और स्तंभ कितने हैं, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ। कॉलम को ही स्तंभ बोलते हैं। देखो, पंक्ति को रो भी बोल लो और स्तंभ को कॉलम भी बोल लो। तो पंक्ति कितनी है, पंक्ति 3 है, स्तंभ कितना है, 1 2 3, 3 स्तंभ भी है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। इसको बोलेंगे कि इस सारणी का जो क्रम है वो 3 गुणे 3 का क्रम है। लेकिन अगर ये ऐसे होता 2 3 4 5, तो यहां पर क्या देख रहे हो, एक पंक्ति, दो पंक्ति, स्तंभ कितना, एक स्तंभ, दो स्तंभ। तो दो पंक्ति भी है, दो स्तंभ भी है और दो पंक्ति भी है। इसका क्रम क्या होगा, तो पहले पंक्ति को लिखो, पंक्ति कितना है 2 और स्तंभ कितना है 2, गुणा कर दो। यानी इस सारणी का क्रम क्या है, 2 गुणे 2 का क्रम है। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यहां पर हम लोगों ने सीख लिया अलगा पूरा कि सारणी को कैसे लिखते हैं, एक दो लाइनों के बीच में उसको लिखते हैं। ठीक है। अब सारणी क्या होता है, सारणी में जो पंक्ति होता है, जो स्तंभ होता है, वो क्या होता है, सेम सेम होता है। लेकिन हमको जो पढ़ना है, हमको पढ़ना है 2 गुणे 2 वाले सारणी को और 3 गुणे 3 वाले सारणी को। ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि अगर कोई सारणी दिया हुआ है 2 गुणे 2 का, 2 गुणे 2 क्रम वाला अगर कोई सारणी दिया है तो उसका हम विस्तार कैसे करेंगे। अगर 3 गुणे 3 वाला कोई सारणी दिया है तो उसका हम विस्तार कैसे करेंगे। जैसे आव्यूह में क्या होता था, ऐसा कुछ भी नहीं होता था, विस्तार नहीं करते थे। लेकिन यहां पर क्या करना है, हमको विस्तार करना है। और बोर्ड एग्जाम में एक सारणी दिया होता है, उसका विस्तार करने के लिए कहता है। ठीक है। तो यार ये बेसिक पॉइंट है सारणी का, ये आपको समझना बहुत ही मस्त है। अगर ये आप समझ जाते हो तो हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, और आते भी हैं। तो अगर आप ये सीख जाते हो तो बोर्ड एग्जाम में 1-2 नंबर आप पा सकते हो। और अगर आप ये वाली पॉइंट नहीं समझ पा रहे हो तो समझ जाओ सारणी को आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है। ये वाली पॉइंट आपको समझना बहुत ही मस्त है। देखो, जैसे मैं कह दूं यहां पर 2, फिर यहां पर 3, फिर यहां पर 4, यहां पर क्या 5, ये एक सारणी है। इस सारणी का क्रम क्या है, तो इस सारणी का जो क्रम है वो है 2 गुणे 2, क्योंकि इसमें पंक्ति भी 2 है और स्तंभ भी 2 है। तो अगर 2 गुणे 2 क्रम वाला कोई सारणी है तो उसका एक्सपेंसेस कैसे करते हैं, उसका विस्तार कैसे करते हैं। तो देखो यार, इसका विस्तार करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेना है और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेना है और दोनों को घटा लेना है। कैसे, तो देखो 2 पंचे 10, ठीक है, 3 चौक 12 और बीच में क्या करना है, माइनस लगा देना है। 10 में से 12 जाएगा तो ये आएगा -2, यानी इस सारणी का विस्तार करने पे क्या आ गया, -2 और -2 हो गया हमारा आंसर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। यानी 2 गुणे 2 वाले के सारणी का विस्तार ऐसे ही करते हैं। ठीक है। और अब हम सीखेंगे कि 3 गुणे 3 क्रम वाले के सारणी का विस्तार कैसे करते हैं। तो देखो, जैसे मान लो ये लिखा हुआ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 1 1 2 3। देखो, ये एक सारणी है, इस सारणी का जो क्रम है वो क्या है, 3 गुणे 3 वाला ये क्रम है। तो 3 गुणे 3 क्रम वाले सारणी का विस्तार कैसे करते हैं। तो देखो यार, विस्तार करने के लिए ना हम चाहे तो किसी भी पंक्ति को लेकर के विस्तार कर सकते हैं या किसी भी स्तंभ को लेकर के विस्तार कर सकते हैं। समझो पहले, यहां पर ऐसा कुछ कंडीशन नहीं होता कि किसी पंक्ति को लेकर के विस्तार करो, 2 पंक्ति है ना, किसी पंक्ति को लेकर के विस्तार करो या किसी भी स्तंभ को लेकर के विस्तार करो। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहां पर आप क्या करो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करने के बाद घटा दो, घटाने के बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा उसका आंसर। लेकिन अगर सारणी 3 गुणे 3 क्रम का है तो उसको हल करने के लिए किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का सहारा लिया जाता है। तो जैसे मान लो ये 3 गुणे 3 वाला एक सारणी है, इसका अगर हमको विस्तार करना है तो चाहे तो इस पंक्ति का सहारा ले सकते हो, चाहे इस पंक्ति का सहारा ले सकते हो, चाहो तो इस पंक्ति का सहारा ले सकते हो, चाहो तो इस स्तंभ का, चाहो तो इस स्तंभ का, चाहो तो इस स्तंभ का। तीनों दिए गए स्तंभों में से किसी भी स्तंभ का सहारा लेकर के या किसी भी पंक्ति का सहारा लेकर के इसका विस्तार कर सकते हो, बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री हो। ठीक है। तो मान लो इसका हमको विस्तार करना है और हमको इस पंक्ति को लेकर के इसका विस्तार करना है। पंक्ति क्या है, पहली पंक्ति है 1 4 1, ये 3 अवयव है, इन्हीं को लेकर के विस्तार करना है। अगर हम चाहे तो दूसरी पंक्ति को लेकर के भी कर सकते हैं, पर पहले मैं आपको एक सिखाता हूं। अगर आप एक सीख जाते हो तो यार खुद ही आप सब कर सकते हो। ठीक है। तो यहां पर क्या है 1, यहां पर सिंपली हमको लिखना है 1, फिर यहां पर 4 है तो सिंपली यहां पर लिखना है 4, फिर यहां पर 1 है तो यहां पर सिंपली लिखना है क्या, 1। इसके बाद ध्यान से देखना, पहले यहां पर क्या लिखा गया है, 1 लिखा गया है, तो ये वाला लिखा गया है, तो इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को हटा देना है। ये 1 लिखे हो ना, तो इसकी पंक्ति, इसको ये लाइन वाला हटा लो, क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, तो ये जो दिख रहा है इसको यहां पे लिख दो। क्या दिख रहा है, 5 2 1 3, 5 2 1 3। ठीक है। इसके बाद देखो यहां पर 4 है,
तो ये 4 लिखा गया है, तो इसका जो स्तंभ है इसको हटाओ, इसकी जो पंक्ति है उसको हटाओ, क्या दिख रहा है 2 2 3 3, इसको यहां पर लिख लो 2 2 3 3, ठीक है। फिर यहां पर 1 है, इसको उतारा गया है, तो इसके लिए ये वाली स्तंभ को काटो, इस वाले पंक्ति को काटो, तो ये कट गया, तो क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, मतलब इसके नीचे इसके साइड में पूरा हटा देना है, बाकी जो इसके साइड और नीचे नहीं है उसको उतार लो। तो ये है 2 5 3 1, 2 5 3 1। आई होप कि आपको इतनी बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसके बाद क्या करना है। इसके बाद देखो यहां पर 1 लिखा गया है, ये 1 है, देखो इस 1 की पंक्ति कितनी है, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है। तो इस 1 की पंक्ति कितनी है 1, इसका स्तंभ भी कितना है 1, और 1 1 क्या हो गया 2। 2 सम संख्या है, जब भी सम संख्या रहेगा तो उसके पहले क्या लिख रहा है प्लस, लेकिन अगर विषम संख्या रहेगा तो उसके पहले क्या लिखोगे माइनस। तो जो 1 है इसकी पंक्ति स्तंभ जोड़ने पे प्लस सम आ रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा प्लस। ये जो 4 है इसकी पंक्ति कितनी है, पंक्ति 1 है, स्तंभ कितना है 2 है, तो 2 1 कितना आ गया 3, 3 एक विषम संख्या है, इसलिए इसके पहले क्या हो जाएगा माइनस। फिर यहां पर 1 लिखा हुआ है, 1 यहां पर लिखा है, तो इसकी पंक्ति कितनी है 1 है, स्तंभ कितना है 3 है, 3 एक कितना हो गया 4, 4 समय के विषम, तो समय इसलिए यहां पर क्या हो गया प्लस हो गया। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब देखो इसके बाद यहां पर 1 है, 1 को लिख दो। इसके बाद देखो यार ये जो दिख रहा है ना 2 गुणे 2 क्रम वाला एक सारणिक है, तो 2 गुणे 2 क्रम वाले सारणिक का विस्तार कैसे करते हैं, तो विस्तार करने के लिए सिंपली इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 5 तिहाई क्या हो जाएगा 15, और 2 करने में क्या हो जाएगा 2, फिर बीच में घटा दो माइनस लगा करके, यहाँ पे माइनस लिखो माइनस, और ये क्या है 4, तो लिख दो 4। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, इसका इसमें करो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, बीच में लगाओ माइनस, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दो, 2 करने में 2, 2 करने में 2, 3 5 15, यहां पर 15 हो जाएगा, यहां पर माइनस लगा दो। इसी को सॉल्व कर दो, सॉल्व कैसे करोगे, तो 15 में से 2 घटाओगे 13, 13 करने में क्या आएगा 13, 6 में से 6 गया 0, गुणा करोगे 0 आ जाएगा, ये पूरा गायब हो जाएगा, यहां पर प्लस है तो प्लस कर दो, 2 में से 15 जाएगा -13, गुणा करोगे तो क्या आएगा -13, और देखो यार -13 से -13 कट गया, और कटने के बाद आ गया आंसर 0। तो इस तरह किसी भी साड़ी का विस्तार करते हैं अगर उसका क्रम 3 गुणे 3 वाला हो तो यहां पर मैंने इस पंक्ति को लेकर के इसका विस्तार करा है। अगर आप चाहो तो यार इस पंक्ति को लेकर के भी इसका विस्तार कर सकते हो, इस पंक्ति को लेकर के, मतलब जिसको भी चाहो उसको लेकर के विस्तार कर सकते हो। हर बार जो आंसर आएगा वो यही आएगा, 0 आएगा। इट मींस अगर किसी भी पंक्ति को लेकर के आप विस्तार करते हो या किसी भी स्तंभ को लेकर के आप विस्तार करते हो, तो इसकी जो वैल्यू आएगी हर बार सेम सेम आएगी, अगर वो सारणिक वही है तो। जैसे अगर आप इसका विस्तार करते हो तो इसका विस्तार आप किसी भी तरीके से करो, हर बार आंसर क्या आएगा, यही आएगा जो पहली बार विस्तार करने पे आया हुआ था। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इस तरह 2 गुणे 2 सारणी वाले सारणी का विस्तार ऐसे करते हैं, और 3 गुणे 3 सारणी का विस्तार ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये है 2 क्वेश्चन। मान लो बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया, कह रहा है विस्तार करो, तो सिंपली आपको ऐसे विस्तार कर देना है। अगर 3 गुणे 3 वाला क्रम ऐसे आ जाए, कह विस्तार करो, तो सिंपली आपको ऐसे ही विस्तार कर देना है। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो बिल्कुल इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको इस तर्ज पर 2 क्वेश्चन बताता हूं जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो आइए चलते हैं, दोनों क्वेश्चन को उतार लेते हैं, उतारने के बाद आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं सारणिक के ना, जिसको अगर आप सिंपली उसको विस्तार करोगे यार तो बहुत ही बड़ा हो जाता है और आप प्रॉब्लम में फंस जाते हो। ऐसे जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ गया 2 गुणे 2 का या 3 गुणे 3 क्रम का, अगर मान लो उसके बीच में कोई संख्या दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है, सिंपली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। संख्या दिया हुआ है 2 गुणे 2 क्रम में या 3 गुणे 3 क्रम में, संख्या माने क्या 1 2 3 4 संख्या है, ये नंबर्स दिए हुए हैं, तो उसको आप सिंपली एक्सपेंसेस कर दोगे, आप सिंपली विस्तार कर दोगे, विस्तार करने के बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर 2 गुणे 2 या 3 गुणे 3 क्रम वाला सारणिक, 2 गुणे 2 वाला तो छोड़ दो, सिंपली आप उसको ऐसे ही सॉल्व करो। यहाँ पर मेन मोटो आता है, मेन जो बात आती है 3 गुणे 3 सारणिक की बात आती है। तो अगर 3 गुणे 3 सारणिक दिया हुआ है और उसमें कोई नंबर ना दे करके ऐसे दिया हुआ अल्फाबेट, जैसे ABCD ओमेगा अल्फा बीटा गामा, अगर ऐसी सारी चीजें दी हुई हो, तो अगर आप इसको सिंपल अगर इसका आप एक्सपेंसेस करते हो यार, तो आप बहुत बुरी तरीके से बाजने वाले हो। क्यों बाजने वाले हो? तो बाजने वाले इसलिए हो क्योंकि जब आप एक्सपेंसेस करते हो, विस्तार करते हो यार, तो एक लंबी श्रृंखला यहां पर बनती है, एक लंबी सी लाइन बनती है जब उसको आप विस्तार करते हो, ठीक है। अब वहां पे अगर नंबर्स होते हैं तो नंबर्स में क्या होता है, गुणा हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है, जोड़ हो जाता है और आसानी से वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर वहां पर नंबर के अलावा नंबर ना होकर के कोई
अल्फाबेट दे दे, ABCD दे दे, तो क्या होता है A का B में तो गुणा होगा नहीं, A का B में गुणा करोगे तो B आएगा, A का B में भाग करोगे तो A मतलब जोड़ोगे तो A प्लस B आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? 3 प्लस 2 अगर जोड़ दोगे तो वो 5 आ जाएगा, छोटा बन जाएगा, लेकिन A प्लस B जोड़ोगे तो A प्लस B ही रहेगा, मतलब जुटेगा नहीं। तो ऐसे में आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए कि अगर क्वेश्चन अल्फाबेट में दिया हो तो उसको कैसे इजी तरीके से सॉल्व किया जाए, तो देखो विस्तार करोगे तो बिल्कुल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो लोगों ने इसको छोटे में सॉल्व करने के लिए साड़ी के कुछ रूल बता दिए कि अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो तो बड़े से बड़े क्वेश्चन भी छोटे छोटे बहुत छोटे में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन सी क्वालिटी है वो कौन से गुण है, तो आइए चलते हैं उसके बारे में फटाफट चर्चा कर लेते हैं। उसका चर्चा करने के बाद वो सारे क्वेश्चन जो हार्ड है, जिनको विस्तार करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, उसको हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कुछ बेसिक्स रूल। देखो यार, रूल नंबर फर्स्ट क्या है, तो रूल नंबर फर्स्ट है कि अगर मान लो कोई साड़ी गया हुआ है, चाहे जिस क्रम का है, 0 0 0 1, मान लो ABC कुछ भी दिया है, DEF। ठीक है, तो अगर कोई साड़िक, ये एक साड़िक है, इस साड़ी का ये वाला पंक्ति क्या है, 0 है, इस पंक्ति में जितने भी अवयव हैं सारे के सारे अवयव क्या हैं, 0 है। तो अगर किसी साड़िक में कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ की पूरी वैल्यू 0 है तो उस साड़ी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। यानी अगर आप इस साड़ी का विस्तार करोगे तो विस्तार करने के बाद जो वैल्यू आपको मिलेगी वो 0 मिलेगी। क्या यहां पर सीखा आपने कि अगर कोई साड़ी दिया है, किसी भी साड़ी में कोई भी एक पंक्ति, अब एक से अधिक पंक्ति भी अगर 0 है तो उसका भी विस्तार करने में वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है, पर यहां पर कम से कम एक पंक्ति तो 0 होनी ही चाहिए। किसी भी साड़ी में कम से कम एक पंक्ति अगर 0 है पूरा तभी उसकी वैल्यू 0 आएगी, या स्तंभों में से कोई भी एक स्तंभ की वैल्यू पूरा का पूरा 0 है, 0 0 पूरा का पूरा 0 है, तो उसका विस्तार करने पे उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। जैसे मान लो मैं यहां पर कह दूं 0 0 0 1 2 3 4 5 6, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिख गए तो इसको आप बिना विस्तार किए ही इसकी वैल्यू आप 0 डायरेक्ट लिख दोगे। डायरेक्ट क्यों लिखोगे, तो डायरेक्ट इसलिए लिखोगे क्योंकि रूल है कि किसी भी साड़ी में कोई भी एक पंक्ति की वैल्यू अगर 0 है या किसी भी एक स्तंभ की वैल्यू अगर 0 है तो साड़ी की वैल्यू क्या होती है, 0 की बराबर होती है। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये रूल नंबर फर्स्ट है साड़ी का। अब चलते हैं सेकंड क्वालिटी पर साड़ी की। तो देखो यार, साड़ी की जो सेकंड क्वालिटी, अगर कोई साड़ी दिया हुआ है और उनके 2 पंक्ति 3 पंक्ति होते हैं, तो तीनों पंक्तियों में से अगर कोई 2 पंक्ति सेम हो जाए या 3 स्तंभों में से कोई भी 2 स्तंभ अगर सेम हो जाए तो उस साड़ी की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर होती है। जैसे देखो ABC DEF, तो यहां पर क्या दिख रहे हो, ये एक साड़ी है 3 × 3 वाला। इस साड़ी में ये जो 2 स्तंभ दिख रहा है, दोनों स्तंभ की वैल्यू सेम है, इसलिए इस साड़ी के मान क्या है, 0 है। समझ पा रहे हो? मान लो एक साड़ी है 1 2 3 4 5 6 1 2 3, ठीक है। ऐसे कोई साड़ी दिया है, सिंपली आपको देखना है कोई 2 पंक्ति या 2 स्तंभ सेम है क्या। तो देखो यहां पर ये पंक्ति 1 2 3 है, ये भी पंक्ति 1 2 3 है, दोनों पंक्ति सेम है, इसलिए इसको आप बिना सॉल्व किए कह सकते हो इसकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी। अब यहाँ पे हमको ऐसे नहीं देखना है कि एक पंक्ति को देखना है एक स्तंभ को देखना है, ऐसा नहीं देखना कि ये पंक्ति सेम या स्तंभ सेम, ऐसा नहीं, दोनों को मतलब एक ही चीज देखना है खाली, या तो दोनों पंक्ति सेम होनी चाहिए या तो दोनों स्तंभ सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पंक्ति में कुछ अगर वही स्तंभों में है तो उसकी वैल्यू आप 0 के बराबर कर दोगे, ऐसा नहीं। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आप बात जाओगे बुरी तरीके से, ठीक है। यहां पर हमको क्या देखना है, जो हमारे पास 3 पंक्तियां दी, तीनों पंक्तियों से कोई 2 पंक्ति सेम होनी चाहिए, या जो 3 स्तंभ दिया उन तीनों स्तंभों में से कोई 2 सेम होने चाहिए। अगर ऐसा है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 के बराबर आएगी, ठीक है। तो ये रहा रूल, 2 रूल हम लोगों ने पढ़ा। अब चलते हैं थर्ड क्वालिटी की तरफ साड़ी के। तो साड़ी की जो थर्ड क्वालिटी होती है वो ये होती है कि अगर पंक्ति को स्तंभों में बदलोगे या स्तंभों को पंक्तियों में बदलोगे तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। जैसे मान लो ये एक साड़ी है ना, ये साड़ी है ना, इस साड़ी में ये जो पंक्ति दिख रहा है, अगर इस पंक्ति को स्तंभों में बदल दिया जाए, स्तंभों में कैसे बदलोगे, तो ये बहुत ही सिंपल है यार, पंक्ति को स्तंभों में बदलना। देखो सबसे पहले ये दिख रहा है ना, ये पंक्ति है, तो इस पंक्ति को स्तंभों में बदलने के लिए ऐसे उठाओ और ऐसे लाके रख दो, इसको ऐसे उठाओ ऐसे ला करके रख दो, इसको ऐसे उठाओ ऐसे ला करके रख दो, तो आ जाओ। इस पंक्ति को उठाते हैं स्तंभ में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 0 0 0। इस पंक्ति को उठाते हैं और स्तंभों में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा A
बी सी, इस पंक्ति को उठाते हैं स्तंभों में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा ये डी ई और एफ। समझ पा रहे हो? यहां पर ये जो साड़ी था, इस साड़ी को सॉल्व करने पर जो हमको वैल्यू मिली वो ये मिली, मतलब इस साड़ी के पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर हमको ये मिला। समझ पा रहे हो? तो अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। इसका मतलब दोनों साड़ी का मान आपस में बराबर होगा, इसके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर मैंने आपको क्या करके दिखाया, यहां पर मैंने आपको पंक्तियों को में स्तंभों में बदल के दिखाया। अगर आप चाहो तो इन स्तंभों को पंक्तियों में बदल सकते हो। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या कि अगर कोई एक साड़ी दिया हुआ है, उस साड़ी के सारे पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो, तो उस साड़ी के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। ये रूल नंबर 3 है। अब चलते हैं रूल नंबर 4 की ओर। देखो यार, रूल नंबर 4 क्या है, ये थोड़ा अलग है। सबसे अलग ये है कि अगर कोई एक साड़ी दिया हुआ है और साड़ी में कोई भी दो पंक्तियों को आपस में बदल दो, एक्सचेंज कर दो। अभी तक क्या हो रहा था कि पूरी पंक्तियों को पूरे स्तंभों में कन्वर्ट किया जा रहा था और पूरे स्तंभों को पंक्तियों में कन्वर्ट किया जा रहा था, तो उसके मन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। लेकिन अगर किसी साड़ी में किन्हीं दो पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए या किन्हीं दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो साड़ी का चिन्ह क्या होता है, निगेटिव में हो जाता है। इट मींस साड़ी का जो चिन्ह होता है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख पा रहे हो ना? अब यहां पे क्या कर रहा है, दो स्तंभों को एक दूसरे से एक्सचेंज कर दो, बदल दो। जैसे ये स्तंभ यहां पर है, ये स्तंभ यहां पर है, इस स्तंभ को यहां से उठाओ यहां पर कर दो, इसको यहां से उठा करके यहां पर कर दो, और जैसे आप ये करते हो साड़ी का चिन्ह फटाक से क्या होगा, बदल जाएगा। देखो इसको यहां पर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 5 6, इसको यहां पर कर दो 1 2 3, बाकी इसको यहीं पे रहने दो 7 8 9। तो स्तंभों को बदला गया, जो साड़ी के यहां पर प्लस है तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यहां पर मैंने आपको दो स्तंभों को बदल करके दिखाया है। आप चाहो तो किन्हीं दो पंक्तियों को आपस में बदल सकते हो। इस पंक्ति के स्थान पर इसको रख सकते हो और इसके स्थान पर इस पंक्ति को रख सकते हो, तब भी क्या होगा, इस साड़ी का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये साड़ी का रूल नंबर 4 रहा। अब चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। देखो इसको जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ गया है आव्यूह, पढ़ा कि नहीं? तो आव्यूह में क्या होता था कि आव्यूह में अगर किसी एक संख्या से मल्टीप्लाई करते थे तो उसका मल्टीप्लाई पूरे नंबर्स में होता था। मतलब जितने भी उसके अवयव होते थे, जितने भी उसके एलिमेंट होते थे, हर एलिमेंट में क्या होता था, उसकी मल्टीप्लाई होता था। लेकिन यहां पर इट मीन साड़िक में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो ये एक साड़िक है, ठीक है, और इस साड़िक में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो, मान लो मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो अगर ये आव्यूह होता तो क्या होता, 10 की मल्टीप्लाई 4 में भी होती, 1 में भी होती, 7 में भी होती, 5 में भी होती, 2 में भी होती, 8 में भी, 6 में, 3 में और 9 में, ठीक है। लेकिन साड़िक में ऐसा नहीं होता है। इस 10 की मल्टीप्लाई किसी भी एक पंक्ति में हो जाएगा या किसी भी एक स्तंभ में हो जाएगा, सब में नहीं होगा, ठीक है। तो इस 10 का मल्टीप्लाई चाहे किसी भी पंक्ति में कर लो, चाहो तो किसी भी स्तंभ में कर सकते हो। तो मान लो मैं इस स्तंभ में करना चाह रहा हूं तो कर दो, तो करोगे 10 चौक 40, 10 पचे 50, 10 चक 60, बाकी जो और है उसको आपको सिंपली वैसे ही उतार देना है, 7 8 9। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहां पर मैंने 10 का गुणा इस पहले वाले स्तंभ में कर दिया। आप चाहो तो इस पहले वाले पंक्ति में कर सकते हो, चाहो तो दूसरे वाले में कर सकते हो, चाहो तीसरे वाले में कर सकते हो। बस पंक्ति या स्तंभों में से किन्हीं एक में करना है। पंक्ति में करोगे तो किसी एक पंक्ति में, स्तंभ में करोगे तो किसी एक स्तंभ में। ये रहा रूल नंबर 5। समझ पा रहे हो? अब बात करते हैं हम लोग रूल नंबर 6 की। रूल नंबर 6 क्या है? तो देखो यार, रूल नंबर 6 ये है कि मान लो अगर कोई साड़ी के योग के रूप में लिखा हुआ है, योग के रूप में लिखने का ये मतलब है, मान लो यहां पर लिख दो a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस डी, और यहां पे मैं कह दूं a b c m n o। मान लो ये एक साड़ी है। ये साड़ी क्या है? योग के रूप में लिखा है कि नहीं? तो अगर कोई साड़ी योग के रूप में या अंतर के रूप में लिखा हो, ठीक है, तो उसको हम बांट सकते हैं। मतलब दो अलग अलग पार्टों में उसको हम बांट सकते हैं। कैसे बांटोगे? देखो यहां पे क्या योग के रूप में लिखा है, अगर ये अंतर के रूप में लिखा होता तब भी हमको यही काम करना पड़ता। तो ये काम क्या करोगे? तो देखो सिंपली यार, सबसे पहले क्या करना है, यहां पर जो ये वाला चिन्ह दिख रहा है इसको ढक लेना है, इस बी सी और डी को ढक लेना है। इसको ढक लिया, अब जो बच रहा है उसको उतार दो। क्या बच रहा है? ए बी सी। तो यहां पर लिखोगे ए बी सी, बाकी इसको छोड़ देना है। ये क्या दिख रहा है? ए बी सी, ए बी सी, फिर क्या दिख रहा है? एम एन ओ, एम एन ओ।
इतना हो गया ना। तो सबसे पहले इसको ढक लिया था, अब यहाँ पे प्लस दिख रहा है ना, यहाँ पर सब पे प्लस दिख रहा है, तो वो प्लस यहाँ पर ऐड कर देना है और फिर साड़िक लगाना है। अब इसमें क्या किए हो कि ये वाला लिखे हो और अगली वाला जो साड़िक है उसमें इस वाले को ना लिख करके इसको ढक करके इसको लिखना है। ये क्या है, BCD और बाकी जो और वाला है उसको तो उतारना ही है। तो ये BC ABC और एक वाला क्या है MNO, तो यहां पर क्या हो जाएगा MNO। देखो इतनी बात आप लोगों को समझ पा रहे हो कि नहीं यार। देखो क्या हो रहा है समझो, अगर कोई साड़िक योग के रूप में या अंतर के रूप में लिखा गया है तो उसको हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। अगर यहां पर A + B + C होता तो इसको चाहो तो 3 भागों में भी बांट सकते थे। समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो बांटने का सिंपल तरीका क्या होता है, इधर वाले को ढक लेते हैं, ठीक है, ये प्लस प्लस दिख रहा है ना या माइनस माइनस जो भी दिखता, इसके इधर वाले को ढक लेते हैं और सबको उतार देते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको ढक लेते हैं फिर सबको उतार देते हैं। अब देखो, अब मान लो ये वाला अगर यहां पर होता तो बिल्कुल यहां पर भी वही करते क्या कि इस वाले को तो उतारते ही एक बार क्या करते, इस वाले को लिख लेते, फिर यहां पे प्लस लिखा होता तो प्लस करके फिर क्या करते, इस वाले को एक बार लिख लेते। समझ पा रहे हो कि नहीं। सिंपली यार जैसे इसको बांटा गया वैसे आप किसी को भी बांट सकते हो। ये है रूल नंबर 6 और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है रूल नंबर 7। जैसे इसके जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ के आए आब्यू में क्या हो रहा था कि किन्हीं भी दो, देखो अगर आपने आब्यू को नहीं पढ़ा यार तो आब्यू जाकर के आप पढ़ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सीरीज नंबर 4 है, सीरीज नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि आब्यू में हम किन्हीं भी दो कॉलम को आपस में जोड़ सकते हैं और दो कॉलम को नहीं, दो या दो से अधिक कॉलमों को आपस में जोड़ सकते हैं। अगर हम पंक्तियों की बात करें तो किन्हीं भी दो पंक्ति या दो से अधिक पंक्तियों को आपस में जोड़ सकते हैं और जोड़ी नहीं जोड़ या घटा सकते हैं। आब्यू में किन्हीं दो या दो से अधिक पंक्तियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, किन्हीं दो या दो से अधिक स्तंभों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। समझ पा रहे हो, ये एक रूल था आब्यू का और वही सेम रूल लागू होगा इस साड़िक में भी। और आब्यू में एक रूल और लागू होता था कि आब्यू में किसी भी एक पंक्ति में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके दूसरी पंक्ति में जोड़ा जा सकता था या घटाया जा सकता था। अब स्तंभों में क्या होता था, किसी भी एक स्तंभ में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होकर दूसरे स्तंभ में जोड़ा या घटाया जा सकता था। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो बिल्कुल यार ये जो रूल है ना ये बिल्कुल लागू होगा साड़िक में भी। रूल क्या है, सिंपल है कि साड़िक में भी किन्हीं दो स्तंभों या दो से अधिक स्तंभों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, पंक्तियों में दो या दो से अधिक पंक्तियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। समझ पा रहे हो कि नहीं। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि साड़िक में दो किसी भी स्तंभ में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करके दूसरे स्तंभ में इसको जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है, ठीक है। या पंक्तियों में किसी भी पंक्ति में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी पंक्ति में उसको जोड़ा या घटाया जा सकता है। यदि बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर आपने आब्यू को वीडियो देखा होगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। आब्यू में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को संक्रियाएं, वहां पंक्ति संक्रियाएं, प्रारंभिक संक्रियाएं, ठीक है। उसमें मैंने 3 रूल बताया था, पर 3 रूल साड़िक के लिए लागू नहीं होता है। साड़िक के लिए बस सिर्फ उसमें जो तीसरा रूल था कि किसी भी संख्या में मतलब किसी भी पंक्ति या स्तंभों को आपस में जो किसी भी पंक्ति को पंक्तियों में किसी भी स्तंभों को स्तंभों में आपस में जोड़ा जा सकता है। यार लाइट चली गई है तो अब वेट करो, लाइट आएगी तो फिर से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इस चीज को मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं कि ये क्या है। तो देखो यार, जैसे मान लो कि एक साड़िक दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 1 3 4। यहां पे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे ऐसी संख्या रहेंगी तो इसका आप सिंपली एक्सप्रेस कर दोगे और सॉल्व कर दोगे, ठीक है। लेकिन ये रूल क्या है, मैं यहां पे रूल बताने का प्रयास कर रहा हूं। समझो, देखो रूल क्या है। जैसे मान लो रूल है कि किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ में दूसरे पंक्ति या स्तंभ को जोड़ सकते हो। जैसे ये स्तंभ में इस स्तंभ में चाहो तो इसको जोड़ सकते हो। जोड़ोगे तो 1 और 4 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 2 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बाकी जो और चीजें हैं उसको आप ऐसे रहने दो, 4 5 6 1 3 4, ठीक है। यहां पर एक्चुअली भी क्या हुआ है, तो ये हुआ है कि जो ये स्तंभ पहला है, इस पहले वाले स्तंभ में स्तंभ सेकंड वाला जुटा है। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो कहोगे पहले कॉलम में जो सेकंड वाला कॉलम है वो जुटा है। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यहां पर पहले कॉलम में जुटा है ना, इसलिए ऐसे तीर लगाओगे और यहां पर लिख दोगे पहला कॉलम, यानी पहले कॉलम में वो काम हुआ है। तो पहले कॉलम में क्या, दूसरा कॉलम जुटा हुआ है। क्यों हो गया, समझ पा रहे हो कि नहीं। अब जैसे पहले कॉलम में दूसरे कॉलम को जोड़ा गया, लेकिन दूसरे कॉलम में हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके भी पहले कॉलम में जोड़ सकते थे। जैसे अगर मैं C2 में 5 से मल्टीप्लाई करके फिर C1 में जोड़ता, तो यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर रहा, 5 और 20 कितना हो जाता है, यहां पर 21, 5 25 और फिर 2 27,
पहले C2 में क्या करना है, 5 से गुणा करना है, तो इसमें 5 से गुणा करोगे 6 पंचे 30 और 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और देखो यार, अगर आप इतनी बात समझ गए हो, ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं उसको आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। तो पहली चीज यार कि अगर क्वेश्चन आएगा, पूछेगा, एक्सपेंसेस कर दो, संख्या दी रहेगी, सिंपल आप क्या करोगे, उसका एक्सपेंसेस कर दोगे। लेकिन अगर संख्या ना दे करके क्या दिया रहे, कुछ अल्फाबेट दिया रहे या ओमेगा दिया रहे, अल्फा बीटा गामा दिया रहे, तो सिंपली क्या करोगे, उसको आप इस वाले मेथड को लगा करके उसको सॉल्व करने का प्रयास करोगे, क्योंकि इस वाले मेथड से क्या होता है, क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। और क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाए फिर उसका एक्सपेंसेस हो तो फिर मजा आ जाता है। मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। नहीं तो यार आप एक्सपेंसेस करते रहो, कभी भी नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन है जो यहां से आए हैं। वैसे एक्चुअली में डिटरमिनेंट से यानी सारणिक से बोर्ड एग्जाम में लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो डायरेक्टली वो 5 नंबर का पूछ लिया जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन छोटे छोटे हैं तो एक 3 नंबर, एक 2 नंबर में करके पूछ लेता है, या एक 5 नंबर में एक नंबर में करके पूछ लेता है। तो यहां से बोर्ड एग्जाम में टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो पहले चलते हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन को एक करके लेते हैं और इसको लगाने का प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। यहां से मैं बहुत सारे क्वेश्चन को पुटअप करके आपको लगवा दूंगा, लेकिन इसके बाद जब आप ये सारी चीज सीख जाओगे तो फिर क्या करोगे, आप जाओगे अनसॉल्व पेपर लोगे, उसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को इसी मेथड से आप सॉल्व करने का प्रयास करोगे। तो चलते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं और उसको बारी बारी से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है इसको सॉल्व करो जहां पर ओमेगा क्या है, एक इकाई वर्गमूल है, इकाई घनमूल है, ओमेगा एक इकाई घनमूल है। और हम लोग जानते हैं कि अगर आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा है तो फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर है सम्मिश्र संख्या, और वहां पे हम लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। या एक फार्मूला और पढ़ा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस फार्मूले को वहां पे हम लोगों ने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो फिलहाल इसको आप नोट कर लो, जानते रहो इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है, ठीक है। सिंपली यार इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के चाहो तो आप इसको एक्सपेंसेस कर सकते हो, या चाहो तो आप लगा करके वो जो मेथड है, जो रूल नंबर 7 था, उसको आप लगा करके इसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यार 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है 0 के बराबर है, तो देखो कि क्या ये वाली चीज या ये वाली चीज यहां पर आ सकता है। तो ओमेगा क्यूब तो नहीं आ सकता है, इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि किन्हीं 2 कॉलम का मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता यार, क्योंकि ये कोई रूल नहीं होता है कि 2 कॉलम का मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी दो पंक्ति का मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो ये हम तीनों को जोड़ सकते हैं। जोड़ने के लिए अगर इसको जोड़ दिया जाए तीनों को तो यही आ जाएगा, इसको जोड़ दिया जाए तब भी यही आ जाएगा, इसको जोड़ दिया जाए तब भी यही आ जाएगा। तो यहां पर क्या कर सकते हो, इन तीनों को जोड़ सकते हो। जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, पर यहां पर क्या है ओमेगा और यहां पर क्या है ओमेगा स्क्वायर। फिर इन तीनों को जोड़ोगे तो ये क्या है ओमेगा, ये क्या है ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या है +1, और ये है ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या है 1। इन तीनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा +1, और ये क्या है ओमेगा, और ये क्या है 1। समझ पा रहे हो कि यहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ है मालूम है, कॉलम फर्स्ट में कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड जोड़ा गया है। इसको आप लिखोगे कैसे, तो इसको आप ऐसे लिखोगे कि जो कॉलम फर्स्ट है उसमें जोड़ा गया है कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड। कॉलम फर्स्ट में जोड़ा गया इसलिए यहां पे एक तीर लगाओगे, और कॉलम फर्स्ट में किया गया इसलिए यहां पे लिखोगे कॉलम फर्स्ट। समझ पा रहे हो, अगर आप ये पूरा कर देते हो, ये नहीं लिखते हो, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं पाओगे। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 ही 1 ही नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज लिखना बहुत ही मस्ट है, इसको इंडिकेट करना बहुत जरूरी है कि आपने क्या करा है। यहां पर आपने स्तंभों में करा इसलिए आपने सीसी लिखा है, अगर पंक्तियों में किया जाता तो वहां पर आर लिखा जाता है, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब यहां पर देखो मैंने क्या बताया कि अगर किसी एक संख्या से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी मल्टीप्लाई या तो किसी स्तंभ में होती है या तो किसी पंक्ति में होती है। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इसका मतलब अगर कॉमन हम ले रहे हैं तो देखो अगर मल्टीप्लाई किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में हो रही है तो कॉमन भी किसी एक पंक्ति में से ही निकालोगे या किसी एक स्तंभ में से ही निकालोगे, सब में से नहीं निकालोगे, ठीक है। तो इस पंक्ति में ये पूरा सेम चीजें हैं, कॉमन इसको बाहर निकाल सकते हो तो बाहर निकालोगे, या सिंपल सी बात अगर बाहर नहीं निकालना चाहते हो तो इसकी वैल्यू क्या है 0 के बराबर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 0, यहां भी क्या हो जाएगा 0 और यहां भी क्या हो जाएगा 0। और ये क्या है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ये है ओमेगा स्क्वायर 1 साड़िक है। और हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ गया है कि किसी भी साड़िक में अगर पूरी की पूरी एक पंक्ति या पूरा का पूरा एक स्तंभ की वैल्यू 0 है तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। इस साड़िक में क्या है, ये जो स्तंभ दिख रहा है इसकी वैल्यू क्या है 0 है।
तो आप कह सकते हो इस पूरे की वैल्यू 0 के बराबर होगी और आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 0। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने एक क्वेश्चन देख लिया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर और उसको भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो यार, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इतना बराबर हमको प्रूव करना है 0। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कई सेशन में। ठीक है, इतना बराबर हमको 0 प्रूव करना है। देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं यार पहले, कि जब भी कोई भी सारणिक दिया हो बराबर 0 प्रूव करना है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। जो भी सारणिक दिया यार उसका सिंपली आप विस्तार कर दो, कट पिट के वो 0 अपने आप आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये काम तभी करना है जब बराबर 0 प्रूव करना है तब। लेकिन अगर बराबर 0 प्रूव ना करें, कुछ और दिया होता प्रूव करने के लिए, तब वहां पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे मान लो ये कह दे कि प्रूव करो a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a, तो अगर आप सिंपली आप इसका विस्तार कर दो यार, तो ये जिंदगी में कभी भी नहीं आने वाला है। ठीक है, और मान लो आप कुछ भी आया तो उसको हल करने में मान लो आ भी जाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए थोड़ा बहुत इसको दिमाग लगा करके इसको सॉल्व किया जाता है। सॉल्व कैसे करेंगे तब देखेंगे। a माइनस बी किसमें से क्या घटाए तो a माइनस बी आ जाएगा, किसमें से क्या घटाए तो b माइनस सी आ जाएगा, किसमें से क्या घटाए c माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, वैसे अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी कुछ क्वेश्चंस को मैं लेता हूं, लेकर के आपको समझाऊंगा कि कैसे कोई वैसे टाइप के क्वेश्चन आए जिसको प्रूव करने के लिए, तो कैसे आप उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो यार, इसको विस्तार कर दोगे अपने आप 0 आ जाएगा। आप विस्तार कर लोगे, लेकिन नहीं कर पाओगे तो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। देखो, मैं इस वाले स्तंभ को लेकर के विस्तार कर दे रहा हूं। तो इस वाले स्तंभ को लेकर के विस्तार करने के लिए पहले लिखेंगे v स्क्वायर c स्क्वायर। इसको लिया गया तो ये वाला कटेगा, ये वाला पूरा क्या होगा यहां पर उतर जाएगा। तो ये क्या है c ये, और ये है a b, और ये क्या है c प्लस ये, और ये है a प्लस b। ठीक है, फिर इसको लिखोगे तो ये क्या है c स्क्वायर, ये स्क्वायर। इसको लियो तो ये पूरा हट जाएगा, बाकी ये बचेगा bc और b प्लस c, और ये बचेगा ab और a प्लस b। ठीक है, इसके बाद इसको लोगे, इसको जब लोगे तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ये वाला पूरा बचेगा। तो ये क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर, क्या बचेगा ये पूरा b, और ये bc b प्लस c, और ca c प्लस ये। देखो यहां पर b स्क्वायर c स्क्वायर को लिया गया है, मतलब इसको लिया गया है। इसकी पंक्ति क्या है एक, स्तंभ भी क्या है एक क्या हो गया 2 माने सम है, इसलिए क्या होगा इसके पहले हो जाएगा प्लस। ये है c स्क्वायर, यानी ये है, इसकी पंक्ति क्या है 2, स्तंभ क्या है 1, 2 और 1 3, विषम है इसलिए क्या हो जाएगा यहां पर माइनस। ठीक है, फिर यहां पर ये स्क्वायर v स्क्वायर, ये है पंक्ति कितनी है 3, और स्तंभ कितना है 1 3 क्या है 4, सम है इसलिए क्या हो जाएगा यहां पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा v स्क्वायर, ये हो जाएगा c स्क्वायर। अब देखो ये 2 गुणे 2 क्रम वाला सारणिक बन गया, और 2 गुणे 2 क्रम वाले सारणिक को आपको सॉल्व करना अच्छी तरीके से आता है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा c ये स्क्वायर, इसका इसमें करोगे तो ये हो जाएगा a b c, माइनस इसका इसमें करोगे तो जब इसका इसमें करोगे तो होगा माइनस a b c, इसका इसमें करोगे तो हो जाएगा माइनस a स्क्वायर b। ठीक है, फिर यहां पर माइनस ये है c स्क्वायर और ये है a स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करोगे तो जब इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा a b c, इसका इसमें करोगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर c, इसका इसमें करोगे माइनस में तो माइनस, इसका इसमें करोगे तो हो जाएगा a b स्क्वायर, इसका इसमें करोगे तो हो जाएगा माइनस a b c, और ये प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, इसका इसमें करोगे तो ये हो जाएगा bc स्क्वायर, इसका इसमें करोगे तो हो जाएगा abc, इसका इसमें करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, उससे घटेगा ना तो इसका इसमें करोगे तो हो जाएगा abc, इसका इसमें करोगे तो माइनस c स्क्वायर, ये हो जाएगा a। ठीक है, इसके बाद देखो ये abc प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएगा। ये abc प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएगा। abc प्लस में है, ये माइनस में, ये कट जाएगा। इसके बाद यार मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर और ये स्क्वायर, और ये क्या है c क्यूब। यहाँ पे माइनस है, माइनस कर दो, इसका इसमें गुणा करोगे तो ये है a स्क्वायर, फिर है c स्क्वायर, और b का इसमें करोगे तो आएगा v क्यूब, माइनस इसका इसमें गुणा करोगे तो ये आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c क्यूब, माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस
इसका इसमें करोगे तो आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये क्यूब, यहाँ पर प्लस है प्लस, इसका इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी क्यूब, यहाँ माइनस है तो माइनस कर दो, इसका इसमें करोगे तो क्या आएगा ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये क्यूब। तो देखो यार ये वाली सेम चीज कहाँ है, यहां पर है, कट गया। ये वाली सेम चीज यहां पर है, कट गया। ये वाली सेम चीज यहां पर है, कट गया और बराबर आ गया 0। तो जब भी कोई स्थानिक दिया रहेगा बराबर रहेगा 0। प्रूव करने के लिए सिंपली क्या करना है, उसका कर देना एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस करने का अपने आप क्या होगा आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब कुछ टेक्निकली कहे प्रूव करने के लिए तो वहां पर क्या करते हैं, थोड़ी बहुत दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगा करके फिर करते हैं प्रूव। तो आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और उस क्वेश्चन को लेकर के प्रूव करेंगे। यहां पर जो मैं बात करूं टेक्निकल, थोड़ा बहुत दिमाग लगा करके प्रूव करना होगा। उसके लिए जो मैंने आपको बताया था रूल नंबर 7 कि किसी भी पंक्ति में से किसी भी पंक्ति को घटा सकते हो, किसी भी पंक्ति स्तंभ में से किसी भी स्तंभ को जोड़ या घटा सकते हो, इस वाले रूल का अधिकतर उपयोग होगा। और ये रूल वेरी 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 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। तो आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और उसको हम लोग अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखो यार, जैसे ये क्वेश्चन है, इतना दिया हुआ बराबर लेके आना है, इतना इसको प्रूव करना है। तो यहां पर क्या करो, अगर आप इसको यार एक्सपेंसेस कर लोगे, अगर आप इसको विस्तार कर लोगे तो ये कभी भी नहीं आने वाला है। आप लगाते 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 थक जाओगे। हो सकता है कि जो आए उसको आप अगर इसमें कन्वर्ट कर ले जाओ तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही लंबी हो जाएगा यार और आप बात जाओगे पूरी तरीके से, ठीक है। आपका जो टाइम है, जो आपको बोर्ड में टाइम मिला, वो टाइम भी स्पेंड हो जाएगा, फिर भी आप नहीं लगा पाओगे। और लग भी गया तो बहुत टाइम लग सकता है ऐसे क्वेश्चन को लगाने में, ठीक है। तो यार कैसे जो रूल नंबर 7 था उसका इस्तेमाल करके हम ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो क्या लेके आना है, x प्लस वाई प्लस जेड। ऊपर क्या है, क्यूब है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार लेके आना है। तो कैसे लेके आओगे, तो लाने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना यार। क्या करना है, किसी भी तरीके से x प्लस वाई प्लस जेड लेके आना है। तो देखो जैसे मान लो ये वाला पहला जो पंक्ति है, अगर इस पहले पंक्ति में इसको और इसको ऐड कर दे, क्या कर दे, नहीं, अगर इस वाले में ये जो पहला स्तंभ है, इस स्तंभ में दूसरी और तीसरी कॉलम को ऐड कर दे, तो ऐड करने से क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर इसमें ये और ये ऐड कर दें तो ये x है, x मिलके 2x हो जाएगा, y है, एक y मिलके 2y हो जाएगा, तो 2x 2y 2z हो जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। वैसे ही इसमें जब सबको ला करके जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2x 2y 2z होगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो x y प्लस जेड बचेगा। तो वही काम कर डालो। तो क्या करोगे, देखो सबको ला करके यहाँ पे जोड़ोगे तो ये 2 यहाँ से कॉमन ले लोगे तो बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। सेम इसमें भी वही काम करोगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। सभी को ला करके इसमें जोड़ देना है, इनको ला करके इसी में जोड़ देना है, इनको ला करके इसी में जोड़ देना है। तो फिर क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। बाकी जो और बच रहा है उसको उतार दो, x वाई प्लस जेड प्लस 2x। यहां पर क्या हो जाएगा, x ये दिख रहा है, y यहां हो जाएगा y, और यहां पर हो जाएगा x प्लस जेड प्लस 2y, और इसको ऐसे सिंपली बंद कर देना है। एक्चुअली यहां पर क्या हुआ है, तो यहां पर जो कॉलम फर्स्ट है, कॉलम फर्स्ट में कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड को जोड़ा गया है। तो यहां पर क्या लिखोगे आप कि कॉलम फर्स्ट में कॉलम सेकंड को और कॉलम थर्ड में जोड़ा गया है। कॉलम फर्स्ट में जोड़ा गया है ना, तो यहां पर एक तीर लगा के लिख दोगे कॉलम फर्स्ट। देखो ध्यान से, इसका ये मतलब होता है कि कॉलम फर्स्ट में कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड को जोड़ा गया है। किस में जोड़ा गया है, एक्चुअली में कॉलम फर्स्ट में जोड़ा गया है, इसलिए यहां पे लिखा है कॉलम फर्स्ट, ठीक है। अब ध्यान दो, अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखो मैंने आपको बताया था रूल नंबर 5 या 6 में कि जब भी किसी सारणिक में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस संख्या की मल्टीप्लाई किसी भी एक पंक्ति में, सब पंक्ति में नहीं, किसी भी एक पंक्ति के सभी अवयवों के साथ, या किसी भी एक स्तंभ, सभी स्तंभ के साथ नहीं, किसी भी एक स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई होता है, वो भी या तो पंक्ति में या तो स्तंभ है, दोनों में नहीं, ठीक है। तो यार अगर एक ही में मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक ही में से कॉमन भी तो निकलेगा, तो बिल्कुल। तो वैसे इस वाले कॉलम में से कॉमन ले सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड, तो कॉमन अगले वाले पॉइंट में लेना है, पर मैं यही डायरेक्ट कर देता हूं क्योंकि कुछ बोर्ड छोटा है और क्वेश्चन बड़ा है, इसीलिए। तो क्या करता हूं, मैं कॉमन ले लेता हूं, क्या, हाँ, हमको जो प्रूफ करना है यहां पर 2b है, तो 2b आ जाएगा, और ये क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड, यहां से कॉमन ले लिया, और जब 2x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिया तो यहां पर क्या बचेगा, 1, ये भी यहां पे क्या बचेगा, 1, और यहां पे क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 1।
ठीक है। इसके बाद इसको उतारो 2x प्लस वाई प्लस जेड। और यार मैं आपको एक चीज बताऊं ना, देखो जब भी कोई सारणिक आए और यहां पर एक 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 करके आए ना, इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें से इसको घटा दो, फिर इसमें से इसको घटा दो, इसके बाद यार एक बचेगा ना, इसको लेकर के विस्तार कर दो, अपने आप जो आंसर आना होगा वो अपने आप आ जाएगा। हमेशा ये काम आपको कर देना है। तो कैसे करोगे, इसमें से ये घटा दोगे, मतलब इस वाले पंक्ति में से ये पंक्ति घटा दोगे, फिर इस वाले पंक्ति में से ये वाला पंक्ति घटा दोगे, तो एक में से एक जाएगा, क्या हो जाएगा 0। इसमें से ये घटेगा तो ये हो जाएगा y प्लस जेड, ये माइनस वाई माइनस जेड और माइनस 2x, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो वो सब प्लस में हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। इसमें से ये घटाओगे तो ये हो जाएगा 0, इसमें से ये घटेगा ये हो जाएगा 0, इसमें से ये घटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस जेड और 2x में से x जाएगा तो हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसमें से ये घटाओगे यार तो क्या हो जाएगा, y माइनस माइनस एक्स माइनस जेड और ये माइनस वाई हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और यहां पर एक है, एक को उतार दो, यहां पर x को उतार दो, यहां पर ये है x प्लस जेड प्लस 2y, इसको उतार दो। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है। और यहां पे हुआ क्या है, यहां पर हुआ है पहले वाले पंक्ति में से दूसरा वाला पंक्ति घटा है, यानी पहले पंक्ति में से दूसरा वाला पंक्ति घटा है। यह काम किसमें हुआ है, पंक्ति फर्स्ट में हुआ है। पंक्ति सेकंड में क्या हुआ है कि सेकंड वाले पंक्ति में से थर्ड वाला पंक्ति घटा है, सेकंड वाले पंक्ति में से थर्ड वाला पंक्ति घटा है किसमें, तो ये रो 2 में हुआ है, ये काम रो 2 में ये वाला काम हुआ है, यहां पर रो 1 में ये वाला काम हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो हमको काम यही अगले में करना है, मैं यहीं पे कर दे रहा हूं। क्या कर दे रहा हूं, देखो x प्लस वाई प्लस जेड यहां पर है ना, अब x प्लस वाई प्लस जेड अगर यहाँ पे गुणा कर दो 0 में तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं यार, 0 में मल्टीप्लाई करोगे फिर 0 हो जाएगा, अगर इस 0 में भी इतने से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस वाले जो पंक्ति में x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लो यार, तो कॉमन जैसे निकालोगे ना तो इसमें गुणा होकर के ये स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉमन लोगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1। ठीक है, इस वाले पंक्ति में देखो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, बाहर निकालो, जैसे बाहर निकालोगे ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे बचेगा क्या 1, यहाँ भी क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, इसके बाद देखो यहां पर क्या हुआ, और यहीं पर नहीं, आगे जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यार सारे क्वेश्चन में इसी तरह हो जाता है। तो यहां पर देखो इसको लेकर के विस्तार करोगे तो 0 को लेकर के विस्तार करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, इसको लेकर के विस्तार करोगे 0 ही हो जाएगा, यही एक बचा है, इसी को लेकर के विस्तार कर दो फटाफट। तो कैसे करोगे, तो देखो यह है 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, इस एक को लेकर के विस्तार करोगे तो गुणे, यहां पर एक है एक कर दो, इसके बाद इसको पूरा काट दो, फिर इसको पूरा काट दो, ये पूरा जो बच रहा है इसको उतार दो, -1 फिर ये 0 ये 1 और ये माइनस है क्या, चलो माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, -1 है। ठीक है, अब इसको लिया गया तो इसकी पंक्ति क्या है, तीसरी पंक्ति है, स्तंभ क्या है पहला, तो 3 1 4 सम है, इसलिए क्या होगा प्लस होगा। चलो 2x प्लस वाई प्लस जेड, एक तो हटा दो, इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा -0, घटाओगे तो एक ही आएगा, गुणा करोगे तो यही आ जाएगा, क्यूब है तो कहोगे बराबर जो हमको लाना था बराबर क्या आ गया, बराबर RHS आ गया, और कह सकते हो आप ये चीज हो गई प्रूफ। समझ पा रहे होगे नहीं, तो बिल्कुल समझ पा रहे होगे आप लोग। तो इस तरह हम लोगों ने ये क्वेश्चन देख लिया, और बोर्ड एग्जाम में यार ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, उसको लेकर के अच्छे से प्रैक्टिस करवा देते हैं, जिससे कि ये जो चीज है आपकी स्ट्रांग हो जाए। जैसे कि बोर्ड एग्जाम में यार जब भी यहां से क्वेश्चन आए तो आपके वो क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप लगा पाओ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहां से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं वो 5 नंबर के पूछ लिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन यहां से पुटअप करता है, तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का पुटअप करता है। ठीक है, तो और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, वो भी क्वेश्चन ऐसे ही होता है, और बोर्ड एग्जाम में 75% चांस होता है कि यार अगर सारणिक से क्वेश्चन पूछे तो वो इसी टाइप के क्वेश्चन को पूछता है। ठीक है, तो इसलिए इस वाले क्वेश्चन को आपको खूब प्रैक्टिस करनी है। मैं एक दो क्वेश्चन को और लेता हूं, उसको भी समझा देता हूं आपको अच्छी तरीके से। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यार ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये चीज दिया हुआ, हमको ये चीज प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले मैंने आपको पहले बताया कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ये चीज प्रूव करना हो तो पहले ध्यान से देखो क्या चीज प्रूव करना है, जो चीज प्रूव करना है वैसे उसे करते चलो और अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है,
देखो यहाँ पर क्या लेके आना है यार, यहाँ पे लेके आना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर कुछ ऐसा टिकड़म लगाना है कि हमको आ जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कैसे आएगा, ध्यान से देखो, अगर इस पहले वाले कॉलम में सेकंड वाले कॉलम को जोड़ ले तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नहीं आ जाएगा तो बिल्कुल आ जाएगा। चलो जोड़ लो तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें ये जोड़ोगे तब भी वही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें ये जोड़ोगे तब भी वही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बाकी ये जो चीजें दिख रही है इसको उतार सकते हो आप, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर और ये स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। और बाकी ये जो दिख रहा है इसको उतार दो, वी सी सी ए वी। मतलब यहां पे क्या हुआ, क्या किया आपने, तो आपने किया कॉलम फर्स्ट में कॉलम सेकंड को जोड़ दिया। तो किस में जोड़ा, तो कॉलम फर्स्ट में जोड़ा, यानी कॉलम फर्स्ट में कॉलम सेकंड में, कॉलम फर्स्ट में कॉलम सेकंड तो जुटा, लेकिन किस में जुटा, कॉलम फर्स्ट में जुटा। समझ पा रहे हो कि नहीं। हाँ, अगर यहां पे मैं लिख देता कॉलम सेकंड तो इसका मतलब है कि कॉलम फर्स्ट में कॉलम सेकंड जुटा है, लेकिन कॉलम सेकंड में ये काम हुआ है। ठीक है, तो वैसे ये काम क्या हुआ कॉलम फर्स्ट में। अब देखो यार, कॉलम फर्स्ट में ये तीनों चीज क्या है तो इसको आप बाहर निकाल सकते हो। वैसे तो कॉमन आपको अगले स्टेप में निकालना है, पर मैं यहीं पे निकाल देता हूं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन हो गया। तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा एक, यहां पर क्या बचेगा एक, और यहां पर क्या बचेगा एक। और मैंने अभी इसके जस्ट पहले बताया कि जब भी किसी साड़िक वाले क्वेश्चन में एक 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 आ जाए तो फिर क्या करते हो, इसमें से इसको घटा करके इसको शून्य कर लेते हो, इसमें से इसको घटा करके इसको शून्य कर लेते हो। जब दो शून्य हो जाता है तो जो बाकी तीसरा बचता है उसको लेकर के एक्सपेंसेस कर देते हो, विस्तार कर देते हो। उसके बाद जो भी आता है यार हमारा जो आंसर होता है वो आ जाता है। ठीक है, तो देखो करना क्या है, सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलो इसमें से इसको घटाओगे तो यहां पर 0 हो जाएगा, इसमें से जब इसको घटाओगे तो सी स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हुआ कि नहीं, तो बिल्कुल होगा। ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, और इसका यार फार्मूला होता है एक, देखो यहां पर b माइनस सी है, यहां पर b माइनस ये है, यहां पर a माइनस बी है, यहां पर b माइनस है तो माइनस कॉमन ले लोगे, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बन गया फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा, माइनस एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में ये माइनस बी। ठीक है, इसमें से ये घटाओगे तो c बाहर आ जाएगा, और c बाहर आएगा तो क्या बचेगा b माइनस सी, और फिर माइनस कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, इसके बाद इसमें से ये घटा दो तो यहां पर क्या हो जाएगा 0, इसमें से ये घटाओगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर यहां पर b माइनस सी है, यहां पर c माइनस बी है, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर बन गया फार्मूला, तो माइनस b प्लस सी और b माइनस सी, और ये क्या है, इसमें से ये घटाओगे तो माइनस कॉमन हो जाएगा, माइनस ये बाहर निकाल लो यार, तो माइनस ये बाहर से तो ये c माइनस बी होता, पर माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा b माइनस सी, जो हमको चाहिए। बाकी जो बच रहा है उसको उतारो, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या है ए बी। ठीक है, इतना हो गया ना। इसके बाद ध्यान से देखो यार, यहां पर क्या हुआ है, तो ये पंक्ति फर्स्ट में से पंक्ति सेकंड को घटाया गया, और पंक्ति सेकंड में से पंक्ति थर्ड को घटाया गया। तो कह सकते हो रो फर्स्ट में से रो सेकंड में घटाया गया। ये किस पे काम हुआ है, तो ये रो फर्स्ट में काम हुआ है, और रो सेकंड में से क्या घटाया गया, रो थर्ड को घटाया गया। ये काम कहां हुआ है, रो सेकंड में हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखो ये जो रो फर्स्ट दिख रहा है, यहां से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, a माइनस बी यहां भी है, माइनस बी यहां भी है, तो a माइनस बी आप यहां से कॉमन ले सकते हो, और a माइनस बी हमको कॉमन चाहिए भी चाहिए। तो मैं डायरेक्ट करता हूं यार, a माइनस बी मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहां से a माइनस बी गायब हो जाएगा, और यहां से भी a माइनस बी गायब हो जाएगा। ठीक है, फिर वैसे ये काम आपको अगली स्टेप में करना है, लेकिन मैं यहीं पर कर दे रहा हूं b माइनस सी। समझ पा रहे हो कि नहीं, यहां पे आपको नहीं करना, ये तो हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करना है, आपको कॉमन लेना है, पर मैं यहीं पर कर रहा हूं। ठीक, तो b माइनस सी भी कॉमन ले लो, क्योंकि यहां पर 0 है तो समझ जाओ यहां पे b माइनस सी होगा ही, तो b माइनस सी कॉमन ले लो तो यहां से गायब हो जाएगा। इसके बाद यार क्या करना है, इसके बाद हम चाहे तो एक को लेकर के विस्तार कर सकते हैं, या अभी हमको दो चीज चाहिए, एक चाहिए c माइनस ये और एक चाहिए a प्लस बी प्लस सी। तो c माइनस ए देखो लाने का कुछ तरीका दिख रहा है यार, बिल्कुल देखो यहां से अगर हम चाहें तो माइनस बी कॉमन ले सकते हैं,
तो माइनस को बाहर ले आओ, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस माइनस यहाँ करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये सब गायब हो जाएगा, हटा दो यहाँ से। देखो सी माइनस ये चाहिए, तो अगर इसमें से ये घटाओगे तो सी माइनस ये आ जाएगा, इसमें से ये घटाओगे तब भी क्या आ जाएगा, सी माइनस ये आ जाएगा। चलो ये हो जाएगा बी माइनस सी, ए माइनस बी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इसमें से ये घटाओगे तो ये हो जाएगा 0, इसमें से ये घटाओगे बी से बी कटेगा, ए माइनस सी आएगा, पर माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा सी माइनस ए, क्योंकि हमको चाहिए सी माइनस ए। इसमें से ये घटाओगे तो ये हो जाएगा सी माइनस ए, बाकी ये 0, ये क्या है बी प्लस सी, और ये है ए, बाकी ये है ए, और ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये है क्या, ए बी, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, तो रो फर्स्ट में क्या हुआ, रो सेकंड घटाया, तो कहोगे रो फर्स्ट में से रो सेकंड घटा हुआ है, ये काम कहां हुआ है, रो फर्स्ट में। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, घटा ये तो बात ठीक है, लेकिन किसमें घटा हुआ है, रो फर्स्ट में ये सारा काम हुआ है, ठीक है यार। इसके बाद देखो यहां से सी माइनस है, यहां भी है सी माइनस, यहां भी है, यहां 0 है तो इससे तो कोई मतलब है नहीं। सी माइनस है यहां भी है, तो सी माइनस आप बाहर निकाल सकते हो, कॉमन ले लो, तो यहां पर क्या बचेगा, 1 हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद ये जो 1 है ना, इस 1 को लेकर के विस्तार कर दो, इस वाले स्तंभ को लेकर के विस्तार कर दो, 0 का विस्तार करोगे 0 ही आएगा, इसका विस्तार करोगे 0 ही आएगा, बाकी 1 का विस्तार करना है, तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 1 का करोगे तो 1 हो जाएगा, इस पूरे को काट दोगे, ये जो दिख रहा है इसको उतार दो, -1, और यहाँ पर क्या है +1, और ये क्या है b प्लस सी, और ये क्या है 1, ठीक है। फिर क्या करोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 1, देखो इसकी पंक्ति क्या है 3, इसका स्तंभ क्या है 1, 3 1 4, सम है इसलिए प्लस हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करोगे तो आएगा माइनस ये, इसका इसमें गुणा करोगे तो आएगा -b माइनस सी, माइनस कॉमन ले लोगे तो आएगा a प्लस बी प्लस सी। और करना क्या है, इसी में गुणा कर दोगे a प्लस बी प्लस सी से, तो ये वाला आ जाएगा, आगे माइनस भी है, माइनस वाला भी आ जाएगा। मतलब आपको नीचे सॉल्व करते चलना है, मैं आपको बस केवल इसको सॉल्व करके यहाँ पे बता दिया हूँ, ठीक है। तो जो हमको सॉल्व करना था वो हमारा आ गया, ठीक। और इस तरह हम लोगों ने इसको भी देख लिया। इसके बाद इस टाइप का एक क्वेश्चन को और लूंगा, और उस क्वेश्चन को लेकर कोई भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से आपका जो अधिकांश पॉइंट था वो अच्छे से क्लियर हो गया है कि अच्छा ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको लेकर के समझाते हैं, वो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो यार ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये दिया हुआ इस चीज को प्रूव करना है, बस यहाँ पे आपसे समझना है पहले क्या प्रूव करना है। तो देखो प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब प्रूव करना है। नहीं a प्लस बी प्लस सी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार लेके आना है, ठीक है। तो कैसे आएगा a प्लस बी प्लस सी, बहुत ध्यान से देखो। देखो यार अगर इस वाले में इसको ऐड कर दे तो यहां पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। कैसे आएगा, तो a तो है ही है, यहाँ माइनस भी है, इसमें 2b ऐड करोगे, 2b में से जब b घटेगा तो प्लस b हो जाएगा, 2c में से जब c घटेगा तो प्लस c हो जाएगा, और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। वैसे इसको हटाओगे तो यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इसको हटाओगे तो यहाँ भी जोड़ोगे, सॉरी घटाओगे नहीं, तो यहाँ भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। चलो कर देते हैं, जोड़ोगे तो आएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर क्या है 2b, और यहाँ पर क्या है 2c। जोड़ोगे तो यहाँ पर आएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर क्या है b माइनस सी, और यहाँ पर है 2c। जोड़ोगे तो यहाँ पर आएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर है 2b, और ये है c माइनस ये माइनस b, ठीक है। इसको ऐसे बंद कर दोगे। यहाँ पर एक्चुअली में क्या किया हो, तो ये रो फर्स्ट है, इस रो फर्स्ट में रो सेकेंड को और रो थर्ड को जोड़े हो, किसमें जोड़े हो, रो फर्स्ट में, ठीक है। अब देखो यार a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है, a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है, a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है। कॉमन ले लो, मैं डायरेक्ट कॉमन ले लेता हूँ, तो कॉमन लोगे तो a प्लस, वैसे ये काम आपको अगले वाले स्टेप में करना है, ठीक है। तो कॉमन लोगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमको क्या चाहिए, a प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा, तो ध्यान से देखो यार, यहाँ पर दिख रहा है 1 1 1, दिख रहा है कि नहीं। तो जब 1 1 दिखे तो क्या करते हैं, इसमें से ये घटा करके इसको 0 कर लेते हैं, इसमें से ये घटा करके इसको 0 कर लेते हैं, बाकी 1 बचेगा, उसको लेकर के विस्तार कर देंगे। अभी तक क्या हो रहा था, वही एक इधर आ रहा था, अब की बार 1 उधर आया है। तो बस देखो किस पंक्ति या किस स्तंभ में 1 1 1 दिख रहा है, उसी को क्या करो 2 को 0 कर दो, बाकी 1 बचेगा, उसी को लेकर के एक्सपेंसेस कर दो, विस्तार कर दो, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। चलो
ये है a प्लस बी प्लस सी, इसमें से ये घटाओगे तो ये हो जाएगा 0, इसमें से ये घटाओगे तो ये हो जाएगा 0, इसमें से ये घटाओगे यार तो इसमें से ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, घटाओगे तो इस 2b में से b घटेगा तो b हो जाएगा, बाकी ये सब प्लस में हो जाएगा तो आएगा a प्लस बी प्लस सी, इसमें से ये घटाओगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से भी ये घटाओगे तो ये हो जाएगा माइनस बी, सब माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इसमें से घटाओगे तो वही चीज़ यहाँ भी होगा, यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, क्यों, हाँ तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर एक ऐसे उतार दो, यहाँ पर क्या है 2b ऐसे उतार दो, और यहाँ पर क्या है c माइनस ये माइनस बी, इसको भी ऐसे आप उतार दो, ठीक है। इसके बाद देखो इस वाले स्तंभ में a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, बाहर निकालोगे तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाए। अच्छा यहाँ पर क्या क्यों, एक्चुअली में कॉलम फर्स्ट में से कॉलम सेकंड को घटाए हो, कॉलम सेकंड में से कॉलम थर्ड को घटाए हो, तो कॉलम फर्स्ट में से कॉलम सेकंड को घटाया गया, ये काम किस में हुआ है, कॉलम फर्स्ट में हुआ है। कॉलम सेकंड में से कॉलम थर्ड को घटाया गया, ये काम कहाँ हुआ, कॉलम सेकंड में हुआ है। मतलब जिसमें हुआ रहता है उसको इधर लिखते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो, तो बिल्कुल। तो यार देखो इसको मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ तो है नहीं तो मतलब नहीं है, 0 को छोड़ दो, यहाँ पर देखो क्या कॉमन दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे ये हटा निकाल लिया, एक बचा, यहाँ पे निकाल लिया, एक बचा। देखो यार ये काम आपको नेक्स्ट वाली लाइन में करना है, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि मैं जैसे यहाँ पे लगवा रहा हूँ आप भी जाओ ऐसे ही बोर्ड में लगा दो, ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पर ये 2 0 हो गया, इसको लेकर के हम लोग एक्सपेंसेस कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं, तो विस्तार करो तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इसको लेकर के विस्तार करना है तो ये तो 0 है, कोई मतलब नहीं है, इसको यहाँ पर हो जाएगा क्या 1, और इसको लेके विस्तार कर रहे हो तो ये वाला कट जाएगा, बाकी ये वाला उतर जाएगा, तो ये क्या है 1 0, और ये है -1 और ये है 1, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर स्क्वायर है, ये हो गया a, ये क्या बात कर रहा हो। अच्छा यहाँ पर यहाँ से भी कॉमन लिए हो, 2 जगह से कॉमन लियो, यहाँ पर 3 हो जाएगा अपने आप, ठीक है। एक का इसमें गुणा करोगे 1 आएगा, इसमें गुणा करोगे 0 आएगा, फिर एक का गुणा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा वही a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, इसकी वैल्यू एक ही आएगी, मतलब नहीं है, बराबर लिख दो RHS, और जो हमको लाना है वो चीज़ हो गई प्रूफ, ठीक है। तो देखो यार सारणी का बोर्ड में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या होता है कि अगर नंबर्स दिए तो सिंपली उसको लेकर के उसको विस्तार कर देना, बाकी जो भी आएगा वो सारणी का विस्तार हो जाएगा, सारणी का हल हो जाएगा। लेकिन अगर वो अल्फाबेट में दिया हुआ है, अल्फाबेट में देने के बाद कह रहा है बराबर 0 प्रूव करो, तो सिंपली क्या करना, उसका विस्तार कर देना, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर अल्फाबेट में दिया है, A B C D में ओमेगा वगैरह में दिया है, और बराबर कुछ कह रहा है प्रूव करने के लिए, तब वहां पे दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ कॉलम में से कुछ कॉलम को घटाना पड़ता है, कुछ स्तंभ में से कुछ स्तंभों को घटाना पड़ता है, कुछ पंक्ति में से कुछ पंक्तियों को घटाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, उसके बाद फिर वो लगता है। एक्चुअली में उस क्वेश्चन में दम तो नहीं है, लेकिन उसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं फटाफट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिस है, और ऐसा कुछ भी नहीं है यार, बस आपको देखना है कि आप प्रूव करना है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत बुद्धि लगा लेनी है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं अक्सर 5 नंबर के, लेकिन कभी कभी 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 5 और एक 3 नंबर के, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी कुछ टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में और पूछते हैं, तो और चलते हैं उस टाइप्स को समझ लेते हैं, और उस टाइप को समझने के बाद कुछ क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, एक त्रिभुज दिया रहता है, हम लोग जानते हैं त्रिभुज में 3 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट दिया रहेगा, वो कहेगा इन 3 पॉइंट से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करो। जैसे मान लो 3 पॉइंट दे सकता है, कहेगा a बराबर 1 और 2 है, b बराबर 3 और 4 है, c बराबर 5 और 6 है। कहेगा 3 पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो यार मैं आपको बता दूं, ये जो पहला वाला है ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, और देखो अगर खाली ये कह रहा है कि इन 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले पे रख करके हम निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं कहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, कहेगा सारणिक विधि का उपयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करो। तो सारणिक विधि का जब कहेगा उपयोग करना है, तो सारणिक विधि का एक फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए। क्या होता है फार्मूला, तो कहोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको लेमडा से डेल्टा से लिखते हैं, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 सारणिक में x1 y1 x2 y2 x3 y3,
यहाँ पर 1 1 1 होता है, ठीक है। ये होता है एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है। इसके बाद फिर लिखोगे डेल्टा 1/2, फिर लगाओगे साड़ी का चिन्ह, x1 y1, तो पहला वाला x1 y1 है, 1 2 तो हो गया 1 और 2, बाकी यहाँ पर 1 तो ही है। x2 y2 3 और 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 4, x3 y3 5 और 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और 6, बाकी 1 1 तो इधर है ही है, ठीक है। इसके बाद यार ये जो पूरा दिख रहा है इसका तो आप विस्तार कर ही सकते हो। विस्तार करने के बाद जो आएगा उसमें 1/2 से गुणा कर देना, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान देना कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो सॉल्व किया अगर वो नेगेटिव में आया है तो कहोगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल नेगेटिव में नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए उसको नेगेटिव से प्लस में करना। जैसे मान लो -3 आया तो कहोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा +3 होगा। समझ पाए कि नहीं? तो इस तरह एक त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करते हैं अगर 3 बिंदु दिए हुए हो तब। लेकिन बोर्ड में यार एक टाइप का क्वेश्चन और पूछता है। क्या पूछता है? कहता है कि 1 2 3 बिंदु दिए हैं और बताइए तीनों बिंदु संरेख है कि नहीं है। जैसे मान लो ये 3 बिंदु दिए हैं और कह रहा है कि 3 बिंदु ए बी और सी दिए हैं, उनके निर्देशांक भी दिए हैं और कह रहा है बताइए कि ये संरेख है कि नहीं। वो भी किस विधि से पूछ रहा है? सारणिक विधि से। कहेगा सारणिक विधि से बताइए कि 3 बिंदु आपस में संरेख है कि नहीं। तो सिंपल क्वेश्चन नहीं करना है, 3 बिंदु दिया हुआ है तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो फाइंड कर सकते हैं ना। तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं यार। तो जैसे ही आप फाइंड करोगे अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया, इस पूरे को हल करने के बाद अगर 0 आया तो कहोगे हाँ ये तीनों पॉइंट संरेख हैं। लेकिन अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पर अगर 0 नहीं आया तो कहोगे नहीं ये संरेख नहीं है। क्षेत्रफल 0 तो मतलब संरेख है, संरेख माने एक सीधी रेखा में है। लेकिन अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आया तो कहोगे ये संरेख नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बिल्कुल ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। 2 टाइप के क्वेश्चन ये हो गए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है और कहता है कि बताइए 3 बिंदु संरेख है कि नहीं। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, सिंपली ये लगा देना फार्मूला और यहां से आंसर आ जाएगा। लेकिन जब पूछेगा संरेख है कि नहीं, इसको प्रूव करो, तो फिर भी वही निकाल देना यार, 0 आएगा तो कहोगे संरेख है, ठीक है। अब यहां से एक टाइप के क्वेश्चन और पूछता है। अभी तक क्या हो रहा था कि 3 पॉइंट दिया है, 3 बिंदु दिया है और वहां से कह रहा है कि निकालिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, बताइए संरेख है कि नहीं। लेकिन बोर्ड में क्या होता है, कभी कभी 2 पॉइंट दिए रहते हैं और 2 पॉइंट देकर के कहता है कि इन 2 पॉइंट से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालो। और हम लोग जानते हैं कि अगर 2 पॉइंट दिया है तो वहां से तो एक रेखा जाएगी। तो उस रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं? तो उस रेखा का समीकरण निकालने के लिए एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला क्या है, सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बता दूं। तो फार्मूला है यार, आप यहां पे सिंपली लिखोगे रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, और सूत्र क्या होता है, यहां पर x, यहां पर y और यहां पर 1 1 1 तो रहेगा। फिर यहां पर x1 y1 x2 और y2 ये होता है और इतना बराबर क्या होता है, बराबर होता है 0। अब कैसे आपको लगाना है, ध्यान से देखो, x y को ऐसे रहने देना है x y और 1 1 1 को बिल्कुल टच भी नहीं करना है, ठीक है। बाकी ये x1 y1 है, x2 y2 है, तो 1 2, तो यहां पर क्या हो गया 1 और 2 3 और 4, यहां पर 3 और 4 बराबर क्या है 0, ठीक है। इसके बाद देखो यार, इसका एक्सपेंसेस कर देना है, विस्तार कर देना है। वो विस्तार किसी भी स्तंभ को लेकर के या किसी भी पंक्ति को लेकर के यहाँ पे विस्तार नहीं करना, यहाँ पर फिक्स है कि इसी वाली पंक्ति को लेकर के विस्तार कर देना है, ठीक है। तो इस वाली पंक्ति को लेकर के विस्तार कर देना है। विस्तार करने के बाद यार जो भी आएगा वो हो जाएगा रेखा का समीकरण, ठीक है। तो ये हो गया। अब सारणिक से एक क्वेश्चन और पूछता है बोर्ड एग्जाम में, कभी कभी 3 नंबर का या तो 5 नंबर का, और ये भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले हमको ये चीज जान लेना है यार कि अगर कोई 2 समीकरण दिया है तो समझ जाओ उसमें 2 राशियां हैं, 2 चर हैं, तभी 2 समीकरण दिया हुआ। अगर 3 समीकरण दिया हुआ है तो समझ जाओ वहां पर क्या है 3 चर है। 4 समीकरण दिया है समझ जाओ वहां पे 4 चर है। 5 समीकरण दिया है समझ जाओ वहां पे 5 चर है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है आव्यूह। आव्यूह में क्या होता था कि 2 समीकरण दिए रहते थे और दोनों समीकरण को 2 समीकरण या 3 समीकरण दिए रहते थे और कहता था अगर 2 समीकरण दिया रहता था तो उसमें x और y का वैल्यू फाइंड करना रहता था। लेकिन अगर 3 समीकरण दिया रहता था तो उसमें क्या होता था x y और z तीनों की वैल्यू फाइंड करनी होती थी, ठीक है। तो अगर कहे कि आव्यूह विधि से इसकी वैल्यू फाइंड करो, 2x + 3y = 4 और 5x + 9y = 10, ये 2 समीकरण इसलिए इसमें 2 चर है और कहे कि आव्यूह मेथड से x y की वैल्यू फाइंड करो। तो आव्यूह मेथड से मैंने आपको पढ़ाया है पीछे x y की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, ठीक है। लेकिन अगर
यार साढ़े 20 से पूछे तो साढ़े 20 से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक मेथड होता है, इसको बोलते हैं क्रैमर मेथड। क्रैमर मेथड के द्वारा इन समीकरणों को सॉल्व करके हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्रैमर मेथड। ठीक है, तो क्रैमर मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं। 2 समीकरण दिया रहेगा तब, लेकिन 3 दिया रहेगा तब भी। जैसे मान लो x 2x y प्लस z इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 9, 5x 6y प्लस 2z इज इक्वल टू 10। समझ पा रहे हो? ये 3 समीकरण है, इसलिए इसमें क्या है, 3 चर है। तो यार सिंपल सी बात है कि अगर हमारा जो समीकरण है वो 2 समीकरण है तो उसमें 2 चर होंगे, 3 समीकरण है तो उसमें 3 चर होंगे। पीछे हम लोगों ने पढ़ा है आब्यू मेथड से 2 या 3 समीकरणों को फाइंड करना, वहां पर आब्यू मेथड हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर क्रैमर बेस से क्या करेंगे, हम लोग एक्स और वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ध्यान से देखो यार। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है एक्स बराबर क्या, d1/d, और वाई की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला होता है d2/d। वैसे यहां पर x की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला d1/d, y की वैल्यू फाइंड करने का d2/d, लेकिन z की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला d3/d। तो यहां पर अगर x और y की वैल्यू चाहते हो तो इसका मतलब d1 और d की वैल्यू चाहते हो, y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो तो d2 और d की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। यानी x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए d1 d2 और d की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। वैसे यहां पर x y और z की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, d1 d2 और d3, और d की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। अगर ये तीन मतलब d1 d2 d3 की वैल्यू फाइंड करना सीख गए तो इसका मतलब हम सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो भाई फटाफट हम लोग ये सीख लेते हैं कि कैसे d1 d2 और d3 की वैल्यू निकालते हैं यार। तो देखो बहुत ध्यान से देखो, d की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। d माने जो यार इधर वाली वैल्यू होती है इसको d की वैल्यू बोलते हैं, जो इधर वाली वैल्यू होती है ना इसको d की वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो d देखो अगर यहाँ पे 1 लिखा होता तो इसका मतलब d वाली जो मान लो यहाँ पे 1 लिखा है तो इसका मतलब जो d वाली वैल्यू है वो पहले वाले कॉलम में लिखना है। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो d वाली वैल्यू दूसरे कॉलम में लिखना होता, पर यहाँ पर d की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो d वाले वैल्यू को यहाँ पर लिखना ही नहीं है। बाकी जो और वाली वैल्यू है उसको उतार लो, 2 3 5 10, 2 3 5 10। नॉर्मली इसको सॉल्व कर देना है, सॉल्व करने के बाद d का 1 निकल जाएगा। अब d1 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पे लिखोगे साढ़े का चिन्ह लगाओगे, d की वैल्यू 1 माने पहले कॉलम में रखना है तो ये d की वैल्यू है पहले कॉलम में, 5 और 3 लिख दो। अब d1 माने देखो यार सिंपल सी बात है, 1 माने क्या, d1 माने x की वैल्यू को नहीं लिखना है, बाकी y की वैल्यू लिखो 3 10। इसको सॉल्व करोगे d1 की वैल्यू निकल जाएगी। d2 की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे साढ़े का चिन्ह लगाओगे, d2 यानी d की वैल्यू 2 माने दूसरे कॉलम में लिखना है तो d की वैल्यू दूसरे कॉलम में 5 3, 5 और 3। ठीक है, d2 2 माने क्या, y माने y का मान नहीं रखना है, बाकी x का मान रखो 2 और 5, 2 और 5। अब सॉल्व करने पे d1 d2 और d की वैल्यू निकल के यहाँ पे रखोगे तो x y का मान आसानी से फाइंड हो जाएगा। पर यहां से कैसे फाइंड करोगे, d की वैल्यू, d1 की वैल्यू और d2 की वैल्यू और d3 की वैल्यू। तो फटाफट देख लेते हैं यार, मोबाइल में स्पेस नहीं है, यही मैं चीजें 3-4 बार पढ़ा चुका हूं यार, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, मैं जाके देखा तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ठीक है, चलो देखो d की वैल्यू कैसे निकालोगे। d की वैल्यू निकालना बहुत ही नॉर्मल है यार। सबसे पहले d की वैल्यू नहीं रखनी है क्योंकि यहाँ पर d1 d2 d3 नहीं है, बाकी जो और सारी वैल्यू उसको लिखो। यहाँ पर 1 है 1 है 1 है तो 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 2 3 3 2 3, d का मान यहाँ से निकल गया। हल करना, विस्तार करना, d का मान निकल जाएगा। अब d1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो d की वैल्यू 1 मैंने पहले कॉलम में रखना है तो d की वैल्यू यही है 3 4 9, 3 4 9 पहले कॉलम में रख दिया। बाकी d1 1 माने क्या, x की वैल्यू नहीं लिखनी है, बाकी जो और वैल्यू उसको लिखो क्रम से 1 1 1 1 1 1 और 2 3 2 3, ये हो गया। यहां सॉल्व करोगे d1 की वैल्यू निकल जाएगी। d2 की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब d वाली वैल्यू दूसरे कॉलम में लिखना है, d वाली वैल्यू 3 4 9 दूसरे कॉलम में, तो दूसरा कॉलम यहीं पर है 3 4 और 9। ठीक है, इसके बाद देखो यार d2 2 माने y वाले वैल्यू को नहीं लिखना है तो x और z वाले वैल्यू को लिखना है। x वाली वैल्यू क्या है 1 2 3 1 2 3 और z वाली वैल्यू क्या है 1 1 3, तो 1 1 3। इसको सॉल्व करना है, d2 की वैल्यू निकल जाएगी। अब d3 की वैल्यू फाइंड कैसे करोगे यार, तो d3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए वही काम करोगे। d3 माने क्या, d3 तो इस वाले को तीसरे कॉलम में लिख देना है, बाकी d3 माने क्या, z वाले वैल्यू को नहीं लिखना है, ये 1 1 यहां उतार देना है, 2 1 यहां उतार देना है, 3 2
3 और 2 यहाँ उतार देना, इसको सॉल्व करना है। D1 D2 D3 की वैल्यू निकल जाएगी। बाकी फार्मूला जानते हो एक्स वाई जेड का कैसे निकालते हैं, उस फॉर्मूले पे रख देना। D1 D2 D3 की वैल्यू फाइंड होने के बाद उस पर रखना, उसके बाद जो भी होगा एक्स वाई जेड की वैल्यू आसानी से फाइंड हो जाएगी यार। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में हम लोगों ने पूरे साड़ी को अच्छी तरीके से कवर कर लिया यार। पूरे साड़ी में जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर कर दिया, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को नहीं छोड़ा है। और अगर कहने का मतलब यार इस वीडियो में साड़ी के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से कवर कर लिया गया है। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो को 3 4 5 कई बार देखते हो तो आपका साड़ी बहुत बढ़िया से स्ट्रांग हो जाएगा। बशर्ते इसको सारे को देखने के बाद, अच्छे से तैयार करने के बाद आपको जाना है अपने अनसॉल्व पेपर पे, वहां पे देखना है जो क्वेश्चन बार बार आया उसको लगा लेना है। लगाने के बाद यहां से आपका 5 नंबर पूरी तरीके से पक्का हो गया है। तो बताओ यार वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा और आगे की वीडियो मैं फटाफट आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। बस नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। चलो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों ने पढ़ाई में खूब मेहनत करते रहो।